हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ कक्षा 8 की जो आपकी बुक है हमारे अतीत, यानी कि जो आपकी इतिहास की जो बुक है उसका अध्याय 2 पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को। उसके क्वेश्चन आंसर भी कराना बाकी था, तो आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही ये चैनल बनाने का ये है कि आपको एनसीईआरटी के सभी चैप्टर पढ़ाऊँ, एनसीईआरटी के सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराऊँ। अभी जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सभी चैप्टर से, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ पे हेल्पफुल होंगे, उसकी भी वीडियो यहाँ पे मैं एक सीरीज़ लाऊंगा, उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है, आप लोगों को वीडियो से क्वेश्चन आंसर जैसे आज करा रहा हूँ, तो अगर क्वेश्चन आंसर समझ में आते हैं, आपको याद हो जाते हैं, वीडियो देखते देखते दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, बिल्कुल फ्री है सारी चीज़ें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोगों के एक लाइक से मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए कोई कार्य कर रहा हूँ तो वो आपको अच्छा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा अध्याय हमारे अतीत वाली जो बुक है आपकी कक्षा 8 की, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, यानी कि फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है, मेन यहाँ पे चैप्टर का जो नाम है यहीं तक आपको देखने को मिलेगा, व्यापार से साम्राज्य तक। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहले हम पाठ के बीच में, जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें आपके बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसमें मैं बोलता हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में कंप्लीट करके कंबाइन करके पढ़ा दूंगा, तो वही क्वेश्चन मैं पहले करा देता हूँ जो चैप्टर के बीच में आते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए, यानी कि मिलान करना है आपको। दीवानी, शेर मैसूर, फौजदारी अदालत, रानी चेन्नम्मा, सिपाही, वॉरेन हेस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके बुक में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दीवानी जो है, नीचे देखिए उत्तर यहाँ पे लिखा गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे जोड़ के मैंने बना दिया है। दीवानी है वो भू राजस्व वसूल करने का अधिकार है। शेर मैसूर आप सभी को पता है टीपू सुल्तान को कहते थे। फौजदारी अदालत में फौजदारी अदालत होती है जो जहाँ पे आपकी फौजदारी से रिलेटेड मुकदमे लड़े जाते हैं। रानी चिन्नम्मा कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कित्तूर में अंग्रेज का विरोध जो आंदोलन कर रहा था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो रानी चेन्नम्मा ने किया था। सिपाही को जोड़िए सिपाही से। और वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। आप सभी को ये पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जोड़ के बता दे रहा हूँ जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, याद हो गया। रानी चेन्नम्मा पूछेगा, दीवानी पूछेगा क्या होता है, शेर मैसूर कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग कौन था, ये सारी चीज़ें आप आराम से बता ले जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा समय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ध्यान लगा के एक बार पढ़ लेंगे 10 मिनट के आसपास की वीडियो, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कभी भी पूछा जाएगा आप कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश 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 की जंग से शुरू हुई थी। तो प्लासी की जंग से शुरू हुई थी बंगाल पर अंग्रेजों की जीत। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने उत्तर नीचे लिख भी दिया है, तो उसको देख के आप फिल कर सकते हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश 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 के शासक थे, मैसूर के शासक थे हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली के बारे में जानते ही हैं, अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हैदर अली का दूसरा नाम क्या था। ग है, डलहौजी ने डैश 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 का सिद्धांत लागू किया, विलय का सिद्धांत। डलहौजी ने ही तो वो सिद्धांत लागू किया था, विलय वाला, तो यहाँ पे फिल हो जाएगा विलय का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के डैश 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 भाग में स्थित थी। तो मराठा रियासतें थी जो वो भारत के दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से, यहाँ पे जो भारत का नीचे का हिस्सा है इस एरिया में ज़्यादा उनका प्रभुत्व था। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में स्थित थी। अब सही गलत का आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। तो मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में कमज़ोर होता गया। जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। तो ये आपका जो वाक्य है ये गलत हो जाएगा। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत नहीं, कमज़ोर होता गया। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए ख वाला क्वेश्चन है, ईस्ट इंग्लिश, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो आप सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे जो इंग्लिश है मुख्य रूप से यहाँ पे व्यापार कर रही थी, लेकिन मात्र अगर पूछा जाए कि एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी तो नहीं है। वहाँ पे डच भी थे, फ्रांसीसी भी थे, पुर्तगाली भी थे, तो यहाँ पे अकेली नहीं थी, इनके साथ वो लोग भी थे। तो ये क्वेश्चन भी वाक्य भी गलत हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। बिल्कुल सही बात है, ये महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। अगला है प्रश्न, अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। तो शासकीय बदलाव किए थे उन्होंने। कठपुतली वहाँ पे राजाओं को रख दिया था, जिससे उनको व्यापार करने में कोई भी दिक्कत, जो उनको छूट देता था व्यापार में, उसको यहाँ पे बैठा देते थे। तो उन्होंने शासकीय बदलाव किए थे। आइए विचार करें, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? क्योंकि यहाँ से कई ऐसी चीज़ थी, कच्चे माल थे, जो वो अंग्रेज ले जाते थे और उसको अपने देश में बनाकर महंगे दामों पर बेचते थे। और यहाँ पे जो भारत के दक्षिणी भाग है, वहाँ पे मसालों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो फेमस हुआ करते थे, इसलिए वो मसालों के व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते थे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया यही, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के भारत की तरफ आकर्षित होने के मुख्य कारण थे। पहला है, यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखी थी कि हम इनके साथ अच्छी व्यापार कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। दूसरा है, यूरोपीय देशों में थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तुओं की भारी मांग थी, जैसे कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी इत्यादि। वही मैंने बोला ना कि मुख्य रूप से यहाँ पे देखेंगे तो मसालों की बात हो रही है। और दो मुख्य चीज़ और थी, कपास और रेशम। वे भारत में कम कीमत पर सामानों को खरीदकर वापस यूरोप जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे। इन्हीं व्यापारी संभावनाओं के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। यही सारी चीज़ें मैंने बताई थी और यही सारी चीज़ें यहाँ पे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? तो सबसे पहले जान ही रहे हो कि बंगाल के नवाबों के बीच से ही यहाँ पे विवाद शुरू हुआ था। तो बंगाल के नवाबों और कंपनी के बीच विवाद के कारण थे, निम्नलिखित कारण थे। यहाँ पे देखिए, मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा देखने में आपको आसानी होगी। पहला कारण था, नवाबों ने कंपनी को जो छूट दे रखी थी, छूट देने से वो मना कर दिए। दूसरा था, नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि की मांग की, यानी आप व्यापार करेंगे तो आप हमको पैसा देंगे, अच्छा खासा पैसा। तीसरा, नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से भी मना कर दिया कि आप सिक्का नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट है, नवाबों ने कंपनी पर टैक्स यानी कि कर जो है होता है, अदा नहीं करने के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने का आरोप लगाया। यानी कि नवाबों ने ये कहा कि आप टैक्स तो दे ही नहीं रहे हैं, साथ ही साथ आप ऐसे पत्र लिख रहे हैं जिसमें हमारा अपमान किया जा रहा है। और पांचवा पॉइंट है, कंपनी ने भी नवाबों पर निम्नलिखित आरोप लगाए कि नवाबों ने स्थानीय अधिकारी कंपनियों के व्यापार को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो स्थानीय अधिकारी हैं वो कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे हैं, कंपनी को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है, कंपनी को किलाबंदी के विस्तार पर पुनः निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। यानी कि उनको अपने अधिकार से कंपनी उनको ठहरा रही थी, नवाबों को गलत और नवाब कंपनी को। तो इसकी वजह से उनके बीच विवाद शुरू हुआ। छठवां क्वेश्चन है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह का फ़ायदा हुआ? अब यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को पता है कि बंगाल के वहाँ पे दीवान बन गए थे, याद है? तो दीवानी मिलने से उनको क्या फ़ायदा हुआ था, इसको देखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। यानी कि जो व्यापारिक जितने कार्य थे उस पर उनका अधिकार हो गया था, और सारे पैसे की जो लेन देन होती है व्यापार से ही होती है। कंपनी भारत से ज़्यादातर वस्तुएं ब्रिटेन में लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदती थी। यानी कि पहले जो कंपनी थी वस्तुएं वो ब्रिटेन से ले आए थे, सोना चांदी उसके बदले खरीदते थे। लेकिन अब क्या हो गया, उनको सोना चांदी खर्च करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। वो जो वहाँ के व्यापार से ही पैसा अर्न करते थे, उसी से अब वहाँ पे नया व्यापार करने लगे। तो उनके सोने चांदी भी बच गए, इसी देश से उन्होंने व्यापार किया, इसी देश से पैसा कमाया, फिर इसी देश से व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। तीसरा पॉइंट था, अब कंपनी भारत में होने वाले लाभ से अपने खर्च चला सकती थी। पहले क्या था, कंपनियों के पास उनको देख रेख के लिए, अपने सामान की, अपने किले की रक्षा करने के लिए सैनिक रखने पड़ते थे। तो सैनिकों को भी खाना, उनका देखभाल करना पड़ता था, तो वो उसके लिए भी पैसे खर्च करते थे। लेकिन उसके लिए वो अपने यहाँ से जो पैसे लाते थे उसको खर्च करते थे, सोना चांदी खर्च करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि अब यहीं से जब उनको दीवानी मिल गई बंगाल की, तो यहाँ से ही उनको जितना भी व्यापार करते थे, जो लाभ मिलता था, उसी से अब वो अपने सारे खर्चे चला रहे थे। इस तरीके से उनको दीवानी मिलने से फ़ायदा हुआ था। सातवां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? तो यहाँ पे देखिए, टीपू सुल्तान को कंपनी द्वारा खतरा मानने के दो कारण थे। पहला कारण यहाँ पे देखिए, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। यानी कि सबसे पहले देखेंगे तो मैसूर रियासत के
नियंत्रण में ही मालाबार वहाँ पे बंदरगाह था, तट था, तो वहाँ से ही सारे बिजनेस आते जाते थे यूरोप की तरफ, तो उनके नियंत्रण में था टीपू सुल्तान के। तो जहाँ से कंपनी काली मिर्च इलायची खरीदती थी, टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के बंदरगाहों में होने वाले निर्यात पर रोक लगा दी, तो वो कैसे व्यापार करेंगे। दूसरा पॉइंट था, टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया था। जो वहाँ पे लोकल एरिया में व्यापारी थे उनको भी कहा कि आप अंग्रेज़ों से व्यापार मत करिए। और तीसरा पॉइंट है, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। तो इसलिए अंग्रेज जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो टीपू सुल्तान को अपना खतरा मानते थे। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। यानी कि सब्सिडरी अलायंस क्या होती है, या फिर उसको हिंदी में कहें तो सहायक संधि क्या थी, इसको इस व्यवस्था को लागू किसने किया था, किसने बनाया था, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्स के लिए। चाहे वो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, सहायक संधि क्या है और किसने इसको यहाँ पे लागू किया था। तो सहायक संधि जो है उसका सहायक संधि का अर्थ, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्ली ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि को अपनाया था। किसने? लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्ली। इस संधि का उद्देश्य क्या था? इसे सहायक संधि इसलिए कहा जाता कि जो भी भारतीय शासक इस संधि को की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, कंपनी उसकी सुरक्षा के में पूर्ण सहयोग करने का वादा करती थी। अब सुरक्षा का पूर्ण वादा तो करती थी, लेकिन इसके कुछ यहाँ पे शर्तें थी। वे शर्तें देखेंगे तो आप सभी को पता चलेगा कि कंपनी कितनी चालाक थी। पहला शर्त है, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं थी। यानी कि अगर हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं सहायक संधि के तौर पे, तो आप अपनी सेना नहीं रख सकते। समझ रहे हैं कितने चालाक थे। दूसरा पॉइंट, जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होता, वे इसके लिए कंपनी को शुल्क अदा करते थे, यानी कि पैसे देते थे। शुल्क नहीं देने की स्थिति में कंपनी दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र शासक से छीन लेती थी। यानी कि अगर पहले तो पैसा लेते थे कि हम आपकी रक्षा कर रहे हैं तो आप हमको पैसा दीजिए, ठीक है। दूसरा ये था, अगर कोई कंपनी शासक जो है कंपनी को पैसा नहीं दे पाता था, तो उस पैसे के बराबर जितना भी वो पैसा बकाया है, दंड के रूप में उस पैसे के बराबर उनका शासकों का उतना कोई भूभाग ले लेते थे, जमीन ले लेते थे उनका। तीसरा पॉइंट, शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा जो शासक की गतिविधियों पर नजर रखेगा। यानी कि एक आदमी भी आपको अपने घर में रखना होगा, शुद्ध भाषा में बोल रहा हूँ, राजाओं को अपने दरबार में रखना होता था एक अंग्रेज रेजिडेंट को, जो शासकों के कामों को देख रेख उसका करता था। यानी कि पूर्ण रूप से आप अंग्रेजों के गुलाम हो गए एक तरह से। 9वां क्वेश्चन है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। भारतीय राजा अभी तक शासन चला रहे थे, अब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों का शासन चलने लगा, तो वो किस तरीके से भारतीय राजाओं के शासन व्यवस्था से अलग था। भारतीय राजाओं के शासन और कंपनी के शासन में अंतर, 3 अंतर यहाँ पे बताया गया है, देखिएगा ध्यान से। भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक तथा राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, परंतु ये इकाइयाँ ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरफ प्रभावी नहीं थी। कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी, जिसका शासन गवर्नर के पास होता था। यानी कि एक मुखिया होता था जो प्रेसिडेंसी के इकाइयों का शासन देखता था, और उनका जो प्रभाव था वो अच्छे तरीके से पड़ता था, पूर्ण रूप से पड़ता था। जो कि भारतीय राजा जो अपने शासन व्यवस्था बना के रखे थे, उनका प्रशासनिक और यहाँ पे राजस्व इकाइयाँ, उनका प्रभाव अच्छे से नहीं पड़ता था। दूसरा पॉइंट है, कंपनी द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया था, जबकि भारतीय शासकों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया था। तीसरा पॉइंट है, भारतीय राजाओं के शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही तरह की अदालत दीवानी तथा फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों की सुनवाई करती थी, जबकि अंग्रेजों की ने एक आधुनिक एवं विकसित न्यायिक व्यवस्था स्थापित की थी। प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित की गई थी। आज भी देखेंगे आपके भी शहर में कहीं ना कहीं कोई, कहीं के भी हों आप इंडिया में, आपके शहर में दीवानी और फौजदारी 2 अदालतें होंगी। 10वां क्वेश्चन है,
कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो कंपनी की सेना थी उनमें क्या बदलाव आए थे, इसका वर्णन करना है। तो कंपनी की सेना में आए संरचनात्मक बदलाव हैं। पहला है, देखिए, कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की भर्ती की। यानी कि ऐसा नहीं कि जो पहले भारतीय शासक थे वो उनके देखेंगे सेना में पहले कुछ आदमी आगे चलते थे पैदल, फिर उसके पीछे घुड़सवार चलते थे, लेकिन अब कंपनी ने क्या किया, अब वो ट्रेंड सैनिक अपने सेना में भर्ती करने लगे। कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीकी से प्रशिक्षित किया था। यानी कि उनको नए नए युद्ध के तरीके बताए थे। तीसरा पॉइंट, कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियारों जैसे मस्केट तथा मैचलॉक आदि से लैस किया था। चौथा पॉइंट है, कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी तथा सेना के मुख्य यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान जैसे तोपखाना, टैंक इत्यादि पर यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त कर दिया। यानी कि जो कंपनी अपनी सेना बना रही थी उसमें मुख्य रूप से यूरोपीय सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी, और जो जो मुख्य एरिया थे जैसे तोपखाना हो गया जहाँ पे सारे गोला बारूद रखे जाते थे, टैंक रखे जाते थे, वहाँ पे जो सेना रखी जाती थी वो वहाँ पे यूरोपीय सैनिक रखे जाते थे। सेना में यह भावना जगाई कि उनका धर्म जाति नहीं है, ठीक है, वह केवल सैनिक है, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी रखना उनका कर्तव्य है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना संरचनात्मक बदलाव किया। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, देखिए ध्यान से। बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाइए। तो यहाँ पे देखेंगे औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। ये बदलाव हैं, औपनिवेशिक काल में कलकत्ता एवं प्रशासनिक केंद्र बन गया था, ठीक है। यूरोपीय लोग उच्च स्तरीय सुविधाओं से पूर्ण क्षेत्र में रहते थे, जबकि भारतीय लोग अनियोजित, सघन और सुविधाहीन क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर हो रहे थे। कलकत्ता का विकास भारत के प्रमुख सांस्कृतिक रंगमंच केंद्र के रूप में हुआ था। नाटक, सामूहिक रंगमंच, भारतीय शास्त्रीय संगीत, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सवों आदि में लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। तीसरा पॉइंट है, औपनिवेशिक शासन के दौरान कलकत्ता कई शानदार इमारतों का साक्षी है। इनमें मिस्त्री, रोमन, प्राच्य तथा भारतीय मुस्लिम कलाकृतियों का उपयोग किया गया। भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल आज भी देखेंगे जाएंगे आप कलकत्ता में तो आपको देखने को मिल जाएगा, इसके उदाहरण हैं। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन 12वां छोटा सा क्वेश्चन है, ये छूट गया था। निम्नलिखित में से किसी एक के बारे में तस्वीरें, कहानियाँ, कविताएं और जानकारियाँ इकट्ठा करें। झांसी की रानी, महादजी सिंधिया, हैदर अली, महाराणा रणजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी या आपके इलाके का कोई पुराना शासक है उसके बारे में यहाँ पे आप उसकी तस्वीरें, कहानियाँ, कविताएं और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में रख दिया है, आप चाहें तो अन्य के बारे में भी इकट्ठा कर सकते हैं। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म पंजाब के राज परिवार में हुआ था। उन्हें 1801 में पंजाब का महाराजा घोषित किया गया था। कब? 1801 में। वे एक महान शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा को अभिव्यक्ति एवं उपासना की स्वतंत्रता दे रखी थी। उन्होंने सभी धर्मों का सदैव सम्मान किया। तो ये है पूरा का पूरा चैप्टर। इनके साथ इनका फोटो भी अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं आप। आशा करता हूँ आप लोगों को आज के क्वेश्चन आंसर सब समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे हों, क्वेश्चन आंसर याद हुए हों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।